हेलो एंड वेलकम टू ओनली यूपीएससी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपके लिए एक जानकारी है। हम अपने क्लास का प्रारूप चेंज कर रहे हैं। इससे बड़ा फायदा आपका होगा। फायदा इसलिए होगा क्योंकि आज से हम हर क्लास में आपसे एक सवाल पूछेंगे क्लास के आखिर में, और वो जो सवाल होगा वो उसी क्लास से संबंधित होगा जो आप पढ़कर जाएंगे। यानी कि अभी मैं शुरू करूंगा और आखिरी तक क्वेश्चन पूछने से पहले जो पढ़ाऊंगा उसी से एक सवाल पूछूंगा और उसका जवाब आपको देना होगा कमेंट बॉक्स में। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा तो ऑफलाइन क्लास में होता है, ऑनलाइन में कैसे हो पाएगा कि मैं जवाब दूंगा। तो उसके लिए तरीका यह है कि आप सवाल का जवाब देंगे और आपके उस कमेंट का जवाब कमेंट के रूप में भी दिया जाएगा, और उसके बाद में जब मैं अगला क्लास करूंगा तो उसमें उसका जवाब आपके नाम के साथ मेंशन करके दिया जाएगा कि फलाने अमित ने या मोहित ने ये जवाब दिया है। ठीक है ना। और उससे क्या होगा कि आपका भी मोटिवेशन बढ़ेगा और आप और अच्छे से जुड़ पाएंगे। दूसरी बात यह है कि जब आप क्लास पढ़ना शुरू करें तो आप पेन और कॉपी लेकर के बैठा कीजिए। अगर अभी नहीं लिए हैं तो पहले पेन और कॉपी उठा लीजिए, वीडियो को यहीं पर बंद कर दीजिए, पॉज कर दीजिए। जब पेन और कॉपी उठा लीजिए उसके बाद ही आप वीडियो को ऑन कीजिए। अरे स्कूल में जब पढ़ने आप जाते होंगे ना तो कुछ लेके जाते होंगे ना कॉपी किताब, क्योंकि माहौल उसी से बनता है, लगता कि आप पढ़ने जा रहे हैं। अब होता क्या है कि ये ऑनलाइन ने सब कुछ अच्छा कर दिया, बस एक प्रॉब्लम कर दिया कि लोगों को आलसी बना दिया, और आलसी लोग दुनिया में कुछ नहीं कर पाते। ठीक है, इसको लिख के आप रख लीजिए कि जो आलसी वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो जिस तरीके से प्रॉपर रूप से आप क्लास में बैठते हैं, बाकायदा नोट्स पेन कॉपी लेकर के बैठते हैं कि सर सामने क्या पढ़ा रहे हैं उसको नोट करेंगे, तो वहां पर क्या होता है कि आपको एक फिजिकल डर होता है कि सामने सर बैठे हैं, अभी हमको पीट देंगे या हमसे सवाल पूछ लेंगे। अब यहाँ आपको डर है नहीं, तो इसलिए आप आलस कर जाते हैं, और आलस कर जाते हैं इसलिए आपका तैयारी उतना अच्छा नहीं हो पाता है और रिजल्ट भी नहीं आते हैं। तो इसलिए बिल्कुल आप क्लास के तरीके से एक कॉपी उठा लीजिए और पेन ले लीजिए और बैठ जाइए। जो भी पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है अपनी भाषा में उसको नोट करते हुए जाइए। जो कुछ समझ में ना आ रहा हो सब कुछ पूछ लीजिए, उसका जवाब मैं दे ही देता हूँ कमेंट के माध्यम से। तो ये दो काम आपको करना है। बाकी जो सवाल मैं आखिर में पूछूंगा उसका जवाब आपको देना है, और अगर ये पूरा क्लास आप आखिर तक पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर उसका वाजिब जवाब दे पाएंगे आप। ये आपकी स्पेशल क्लास है जिसमें हम किसान बिल पर क्या विवाद हो रहा है इसको चर्चा करेंगे। है क्या, क्योंकि इससे भी सवाल आपके परीक्षा में आ सकते हैं। आपके परीक्षा में विवाद से सवाल नहीं आएगा, लेकिन विवाद क्यों बन रहा है इससे सवाल जरूर आएगा। आप जान रहे हैं कि देश के किसान कई दिनों से आंदोलनरत हैं, यानी कि सड़क पर हैं, दिल्ली की राजधानी में हैं। कम से कम 7 से 8 किसानों की मृत्यु भी इसमें हो चुकी है अलग अलग कारणों की वजह से। राजनीतिक पक्ष की चर्चा हम नहीं करेंगे क्योंकि ये काम नेता का होता है। विद्यार्थी का काम सिर्फ घटनाक्रम को जानना है, सवाल वहां से आते हैं। ठीक है, नेता क्या बोल रहे हैं, उसके विपक्षी क्या बोल रहे हैं, ये उनकी राजनीति है। हमको बात करना है कि प्रावधान क्या है, यानी कि संसद से क्या बिल पास हुआ, उसमें क्या लिखा हुआ है, उस बिल पर पक्ष और विपक्ष में क्या बातें हुई उसको हम समझेंगे, तथा उसके बाद में यह समझेंगे कि किसान उस पर आंदोलन कर क्यों रहे हैं, विवाद की वजह क्या है। ठीक है, तो ये 3 विधेयक है जो अभी वर्तमान सरकार ने पेश किए, उसको पास करवा लिए। ठीक है, पहले लोकसभा से, उसके बाद में राज्यसभा से। जैसे ही ये बिल पास हुए विवाद शुरू हो गया, और ये विवाद शुरू हुआ पंजाब और हरियाणा में। एक्चुअली में देश में जो बड़े किसान हैं वो पंजाब और हरियाणा प्रांत में ज़्यादा हैं। उनके पास बड़ी बड़ी रियासत है, यानी कि ज़्यादा बड़े बड़े उनके पास भूमि है। जैसे ही आप पूरब की ओर भारत में बढ़ते हैं, खासकर उत्तर भारत में, जो किसान हैं उनके जोत छोटे होते चले जाते हैं। तो जिनके जोत छोटे हैं वो बहुत ज़्यादा उससे प्रभावित नहीं हुए हैं, लेकिन जो बड़े जोत के किसान हैं, यानी कि जिनकी पूरी की पूरी आमदनी उसी खेती किसानी पर जुड़ी हुई है, उनसे जुड़ी हुई है, उनको प्रभावित ये कर सकता है। तो ये बिल पूरा है क्या और क्यों विवाद है, ये सारी चीज़ समझेंगे। देखिए, ये एक चीज़ शुरुआत में ये समझ लीजिए आप कि मैं ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का या किसी विचारधारा का समर्थक हूँ और ना किसी का विरोधी हूँ व्यक्तिगत तौर पर। ठीक है, तो हमें वैल्यू न्यूट्रलिटी के साथ, यानी कि मूल तटस्थता के साथ बात करनी है। यहाँ पर कोई भी अगर अपना कोई वैचारिक एजेंडा लेकर के क्लास को देख रहा है तो वो अपने तक सीमित रखे। क्लास में सिर्फ उसकी बात होगी जो पब्लिक डोमेन में बात है, जो यथावत है। ठीक है,
तो ये 3 बिल है। आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन विधेयक 2020, दूसरा है किसान अनुबंध विधेयक 2020 और तीसरा है कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक 2020। ये 3 विधेयक हैं और इन तीनों में जो सबसे ज़्यादा डिस्प्यूटेड है वो ये आपका तीसरा है। आवश्यक वस्तु अधिनियम में जो संशोधन किया गया है, ये अधिनियम 1955 का था। इसके संशोधन के बाद में भंडारण की जो एक समस्या है वो सबसे बड़ा विवाद का कारण बना हुआ है। जो दूसरा बिल है किसान अनुबंध विधेयक 2020, यह भी विवाद का कारण है क्योंकि इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट की बात की गई है वो अच्छा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट किस प्रकार करना है उसमें प्रॉब्लम है, उसको लेकर के विवाद है। और सबसे बड़ा विवाद जो है वो इस वाले बिल से है, कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक 2020, क्योंकि इसी को लेकर के ज़्यादा समस्या हो रही है। एमएसपी का संबंध इसी से है और पूरा मुद्दा जो है वो घूम घूम के एमएसपी पर आ रहा है। ठीक है, तो एमएसपी क्या है उसको भी हम समझेंगे। ठीक है, चलिए एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम आवश्यक वस्तु अधिनियम विधेयक को समझते हैं कि ये क्या है। ठीक है, तो आप जानते होंगे कि कुछ चीज़ें आवश्यक होती हैं आपके जीवन में, जैसे चावल बहुत आवश्यक है, दाल बहुत आवश्यक है, सब्जी बहुत आवश्यक है। ये सारी चीज़ें अत्यधिक आवश्यक है, इनके बिना आपका दैनिक क्रियाकलाप नहीं हो पाएगा, यानी कि भोजन करने के लिए आपको इनकी जरूरत पड़ती है। तो ये आवश्यक वस्तुएं हो गई। ठीक है, या कोरोना के टाइम पर सैनिटाइजर और मास्क ये आवश्यक वस्तुएं थी। ठीक है, तो होता ये है कि जैसे मान लीजिए कोई एक व्यापारी है, ठीक, हम इस वाले को समझ रहे हैं। तो मान लीजिए कोई एक व्यापारी है जो ये सोच रहा है कि हमको लाभ कमाना है। अब उसने मान लीजिए कि गेहूं खरीद के अपने पास रख लिया। ठीक, अब वो गेहूं के महंगा होने का इंतजार कर रहा है। ठीक है, और गेहूं महंगा कब होगा? जब वो भंडारण करके अपने पास रख लेगा, मार्केट में गेहूं की कमी होगी तो उसका डिमांड अपने आप क्रिएट हो जो है बढ़ेगा, और जब डिमांड हाई होगा तो डेफिनेटली उसका दाम बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो जब दाम बढ़ जाएगा तो धीरे धीरे करके उसको बेच देगा। देश में आज़ादी के बाद ये समस्या व्यापक रूप से फैली, तो 1955 में एक अधिनियम बना दिया गया, आवश्यक वस्तु अधिनियम। सरकार ने यह डिसाइड करना उचित समझा कि हम कुछ वस्तुओं को आवश्यक वस्तु में डाल देंगे कि इसका भंडारण आप नहीं कर सकते हैं, आपको इसको मार्केट में लाना ही होगा, इसको आप भंडारित नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही जरूरी चीज़ है। ठीक है ना, क्योंकि अगर उनको आप भंडारित कर लेंगे तो बहुत सारे जन धन का नुकसान हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि अभी कोरोना के टाइम पर मास्क और सैनिटाइजर का भंडारण कर लिया जाए कि उसके महंगे होने पर उसको निकाला जाए, लोगों की जान जा सकती है और आपको तो बस प्रॉफिट कमाना है, यहाँ तो लोगों की जान जा सकती है ना। तो इसलिए इस आवश्यक वस्तु अधिनियम में इधर जब जून के महीने में बहुत ज़्यादा कोरोना था, उस वक्त मास्क और सैनिटाइजर को इसमें डाल दिया गया था कि इसका भंडारण कोई नहीं कर सकता है। अच्छा, अब संशोधन क्या किया गया है, विवाद और इस पर क्यों है? संशोधन ये किया गया है कि अब जो भंडारण है वो कोई भी कर सकता है। ठीक है, अब भंडारण के लिए कोई पाबंदी नहीं है। जो आवश्यक वस्तु सरकार डिसाइड कर देगी उसको आपको पहले था कि डिसाइड कर देगी अब आप भंडारण नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब उन्होंने बदल करके कर दिया कि आप भंडारण कर सकते हैं। ठीक है ना, कि अगर मुझे भंडारण करना है गेहूं का, आलू का, मैं कर सकता हूं। अच्छा, इसके पीछे सरकार का तर्क क्या है? जैसे भाई सरकार कोई काम करे तो जिम्मेदारी से बताएगी ना कि हम फायदा किसी का चाहते हैं, तो वो इस तरीके से लॉजिक दे रहे कि जैसे मान लीजिए कोई एक किसान है, वो आलू उगाता है। ठीक है ना, अब आलू खाता भी तो है, आलू उगाता है, आलू खाता भी है। तो करता क्या है कि जब आलू का उत्पादन उसके घर में ज़्यादा होता है उस वक्त वो थोड़ा सा आलू रखता है, बाकी बेच देता है। अब जब आलू मार्केट में चला जाता है तो जब 2 महीने बाद फिर से आलू खरीदने जाता है तो वही आलू महंगा हो जाता है उसके लिए। आप एक चीज़ देखते होंगे कि भाई जिस वक्त आलू का उत्पादन होता है, यानी कि उसको निकाला जाता है मिट्टी से, उस वक्त वो 10 या 15-20 रुपए किलो होता है। 3 महीने बाद वही आलू 30 रुपये 35 रुपये किलो हो जाता है। सरकार का तर्क ये है कि आप भंडारण करिए उसका, आपने आलू पैदा किया उसको अपने पास रख लीजिए अपने यूज भर का, और जो आपकी यूज का नहीं है उसको बेच दीजिए। अमूमन गांव के किसान पहले यही करते भी थे, लेकिन जैसे जैसे चूंकि केवल आलू से काम नहीं चलेगा, उनको आलू को बेच करके दाल भी तो खरीदना है। ठीक है ना। दूसरा पक्ष ये है जो विरोधी कह रहे हैं, जो इसका विरोध कर रहे हैं, उनका लॉजिक क्या है?
वो ये कह रहे हैं कि भंडारण का आपने खुला छूट दे दिया तो किसान जो है वो भंडारण कर ही नहीं पाएगा। उसके पास थोड़ी जो है आधुनिक भंडारण की व्यवस्था है, या उसके पास इतना बड़ा घर है, या इतना बड़ा उसके पास जगह है कि वो भंडारण कर पाए। उसके पास 1 या 2 क्विंटल गेहूं या आलू कुछ भी जो उसको रखना है, उसको भंडारण का क्षमता होगा। ये जो छूट है ये बड़े व्यापारियों को मिल जाएगा, क्योंकि उनके पास बड़े बड़े गोदाम होते हैं, वो भंडारण कर लेंगे। और जब भंडारण कर लेंगे तो कालाबाजारी होगी, यानी कि वो मार्केट के नब्ज को देख करके उस सामान को बाहर निकालेंगे। विरोधी ये कह रहे हैं। तो ये जो विधेयक है ये बिल्कुल डाउटफुल है और इस पर सवाल खड़े करना जायज है, ठीक है ना। ये जो भंडारण वाला विधेयक है इस पर सवाल खड़े करना जायज है, वाजिब है, और ये लोकतंत्र है, व्यवस्थाएं ऐसे ही चलती हैं, आपको सवाल करना चाहिए, ठीक है। लॉजिकल सवाल है, पूछिए उनसे कि हमको नहीं करना भंडारण भैया, हम कर ही नहीं पाएंगे, हमारे अगर हम चाह लें भी कि हम कर ले तो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास क्षमता ही नहीं करने की। भारत सरकार की भंडारण क्षमता इतनी बेकार है और वो उम्मीद करती है कि गांव का कोई गरीब किसान भंडारण क्षमता कर लेगी। और ये कोई किसी बीजेपी या किसी समथिंग पार्टी की बात नहीं है, पूरा मैं भारत सरकार की जब बात कर रहा हूं तो आज़ादी से लेकर के वर्तमान तक सभी सरकारों की बात कर रहा हूं कि भंडारण क्षमता हमने अच्छा किया ही नहीं अभी तक। और जो पूरी प्रॉब्लम खड़ी हो रही है ना भंडारण क्षमता की वजह से खड़ी हो रही है। अगर गवर्नमेंट के पास भंडारण क्षमता अच्छी होती तो ये सारी समस्याएं खड़ी ना होती, ठीक है ना। तो ये जो पूरा विधेयक है इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है और ये एक समस्या का कारण वर्तमान में बना हुआ है। कोरोना के समय जब इतनी बड़ी समस्या थी कि लोगों के जॉब चले गए, लोग अपने घर में कैद हो गए, उनके पास पैसे नहीं थे, तो हुआ क्या कि सरकार ने उनको राशन तो उपलब्ध करवा दिए, लेकिन राशन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको चाहिए थी। अब उन्होंने अध्यादेश ला करके इस आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन विधेयक को लागू करवा दिया। अध्यादेश एक ऐसा कानून होता है जो आनन फान में बनाया जाता है, जैसे सदन ना चल रहा हो और कोई कानून बनाना जरूरी हो, ठीक है ना। तो होता क्या है कि राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी करता है कि ये कानून हम अभी बना रहे हैं, वर्तमान में बहुत जरूरी है, जब सदन स्टार्ट होगा तो इसको सदन से पास करवा लिया जाएगा, ठीक है। तो उसको अध्यादेश कहते हैं। पॉलिटी की क्लास में आप इस पर डिटेल में पढ़ेंगे कि अध्यादेश क्या होता है और कैसे इसको जारी किया जाता है। तो होता क्या है कि अधिकतम 6 महीने तक ये होता है। राष्ट्रपति ने आदेश जारी किया कि आप इसको लागू कर दीजिए और उसके बाद में जब सदन चलेगा तो इस पर हम उसको पास करवा लेंगे। अब सोचिए कि जून जुलाई के महीने में कोरोना चरम पर है, इस विधेयक की जरूरत क्या थी? क्या जरूरत थी इसकी? अध्यादेश तो युद्ध जैसी स्थिति में आता है या ऐसी स्थिति में आता है, आप कोरोना पैंडेमिक को लेकर के कोई अध्यादेश लाए होते ये ठीक है, लेकिन इसको लाने की कोई जरूरत नहीं थी। और वर्तमान में बड़ी महंगाई का रीजन भी यही है, क्योंकि डंपिंग की गई। सरकार का जो पक्ष है अपना वो सकारात्मक पॉजिटिव बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं हम अच्छा, नीयत हमारी अच्छी है, लेकिन आपके कहने से ये थोड़ी साबित हो जाता है कि जो मार्केट में चीजें बिक रही है वो सस्ती हो जाएंगी, वो नहीं हो रही हैं। इस पर सरकार को सोचना चाहिए, ठीक है ना। अब आते हैं दूसरे वाले पे, किसान अनुबंध विधेयक। ये बहुत ही अच्छा विधेयक है, जिस तरीके से इसको व्याख्यांकित किया गया सरकार के द्वारा और जो बात इसमें की गई बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। लेकिन समस्या कहाँ है उस पर भी बात करेंगे। अब इसमें है क्या, पहले इसको समझ लीजिए। तो जो किसान अनुबंध विधेयक है उसमें यह है कि जैसे आप जब गेहूं, अभी चूंकि गेहूं की बुवाई भी चल रही है, ठीक है, गेहूं रबी फसल है तो उसकी बुवाई भी चल रही है। तो जब गेहूं आप बोने जाते हैं तो आप जब गेहूं को पूरा आपको लगाना है, आपने मान लीजिए कि 1 किलो गेहूं उत्पादन करने में, ठीक है ना, 1 किलो गेहूं को उत्पादित करने के लिए मान लीजिए आप 30 रुपये खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। 1 किलो गेहूं के उत्पादन में मान लीजिए आप 30 रुपये का खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। अब जब गेहूं आपका उत्पादित हुआ तो इसका दाम घट के 15 रुपये हो गया, और हो ही जाता है। आप देखते होंगे कि जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ता है फट से उसका दाम नीचे हो जाता है। अब आपने पैदा करने के लिए 30 रुपये लगा दिए और वर्तमान में उसका दाम कितना हो गया, 15 रुपये हो गया, तो कितना बड़ा लॉस हो गया। हर किलो के पीछे 15 रुपये का अगर नुकसान आप करेंगे तो वैसे भी आप गरीब ही हो, लगातार गरीब होते चले जाएंगे। तो जो अनुबंध कृषि है इसमें यह कहा गया कि आप गेहूं बोने से पहले ही कारपोरेट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लें कि हमें 30 रुपया लग रहा है इसको बोने में, आप अगर हमारा 32 रुपये में खरीदने को बोलें तो हम गेहूं उगा लें। बहुत अच्छा है ये,
इस तरीके का अगर कॉन्ट्रैक्ट हो बहुत बेहतरीन है। यानी कि पार्ले जी का कंपनी, उसको गेहूं चाहिए बिस्कुट बनाने के लिए, वो आए और किसान से बोले भाई ऐसा है कि आपका 30 रुपये लग रहा है जो है उत्पादित करने में, हम आपको 32 में खरीद लेंगे, गारंटी वादा करते हैं आपसे कि हम खरीद लेंगे। किसान एकदम से खुश हो जाएगा, चलो भैया एकदम निर्धारित हो गया कि हमको 2 रुपये का प्रॉफिट मिलना ही मिलना है पर किलो के पीछे। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन समस्या इसमें कहाँ है? समस्या इसमें यह है कि मान लीजिए पार्ले जी ने कहा ठीक है हम 32 में खरीदेंगे, अब पार्ले जी कंपनी बिक गई, अब क्या करेंगे किसान? कहाँ जाएंगे? वो अपना गेहूं लेकर के कहाँ जाएंगे? क्योंकि मोदी जी तो कह देंगे कि भाई हमने कानून बना दिया कि आप जाकर के उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए। अब वो कंपनी दिवालिया हो गई तो किसान कहाँ जाएगा? दूसरी समस्या कि जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसमें कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से हो रहा है, इस पर प्रॉब्लम है। उसमें क्या प्रॉब्लम है? कॉन्ट्रैक्ट इस प्रकार से होना चाहिए कि उसमें जो सबसे मजबूत पक्ष है वो उस गांव का किसान और उसके आसपास के क्षेत्र के लोग होने चाहिए, ठीक है ना। यानी कि अगर पार्ले जी कंपनी पीछे हटती है तो उसको उसके लिए कोई दंड मिलना चाहिए। कल को बोले कि नहीं हम 32 में नहीं खरीदेंगे, 26 में बेचना है तो बेचो, ना तो जाओ, तो किसान क्या करेगा? उसकी ये हिम्मत है कि वो लड़ पाएगा मुकेश अंबानी से? नहीं लड़ पाएगा, ना तो वो केस लड़ पाएगा ना उनसे डायरेक्ट लड़ पाएगा। तो इसके लिए कोई कानून होना चाहिए ना। वो कॉन्ट्रैक्ट करे और बोले कि नहीं हम नहीं खरीदेंगे, हमारे पास बहुत ज्यादा पहले से पड़ा हुआ भंडारी थे, हम क्या करेंगे उसको खरीद के? तो इसके लिए कोई प्रावधान सरकार ने नहीं किया। और उन्होंने कहा कि जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसमें उस कॉन्ट्रैक्ट में जो भागीदार पक्ष होंगे उसमें एक सरकारी अधिकारी होगा जो मंडी की तरफ से होगा, वो उस बीच में जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करवाएगा। अब आप ये सोचिए कि मुकेश अंबानी ने किसी सरकारी अधिकारी को हायर कर लिया कि चलिए ठीक है हमारा कॉन्ट्रैक्ट करवा दीजिए, ठीक है आपको सरकार ने कहा है करवाने के लिए। अब कल को मुकेश अंबानी को अगर कुछ घोल करना है, कुछ झोल करना है, तो अधिकारी को बोलेगा ठीक है इतना पैसा ले लीजिए, इसको मैनेज कर लीजिए। अब किसान के पास क्या इतना पैसा होगा कि मुकेश अंबानी के बराबर का पैसा अधिकारी को दे पाए, अपने पक्ष में करवा पाए? नहीं हो पाएगा, ये प्रैक्टिकली नहीं है। तो करना ये चाहिए कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं तो जो दूसरा पक्ष है, यानी कि व्यापारी के अलग वाला जो दूसरा पक्ष है उसको इतना मजबूत कर दीजिए कि व्यापारी वाला पक्ष उनका शोषण न कर पाए। कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए आप, अच्छी बात है। ये जो मोदी जी ने बताया ये बहुत बेहतरीन चीज़ है, ये बहुत अच्छी चीज़ है और वास्तव में गेम चेंजर हो सकती है, लेकिन इसको इस तरीके से लागू किया जाए तब, ठीक है। तो ये सुधार अगर हो जाए तो मुझे लगता है कि किसानों के लिए बहुत बेहतर है। जो तीसरा वाला है, यानी कि जिसको मैंने यहाँ पर पहले नंबर पर लिखा था, कृषि उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक 2020, इसमें समस्या क्या है? और जो पूरा ये जो आंदोलन चल रहा है ना, सब पूरा इसी को लेकर के चल रहा है। इन दोनों की बात थोड़ा छिपी हुई है, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि पहले होता ये था कि APMCs होती थी, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी, जिसे बाजार समिति कहते हैं अपने यूपी या बिहार में। आप जैसे हरियाणा और पंजाब में पहुंचते हैं उसको मंडी बोलते हैं, सरकारी मंडी बोलते हैं। तो होता ये था कि किसान अगर उसको MSP पर बेचना है तो वो जाता था मंडी में और वहां पर अपने उस फसल को बेच देता था, ठीक है ना। अब सरकार क्या कह रही है कि अगर आपको सरकारी मंडी में बेचना है तो आप वहां बेच दीजिए, और अगर आपको वहां नहीं बेचना है तो बाहर बेच दीजिए, जहां आपको अच्छा पैसा मिले वहां आप बेच दीजिए। अब आप सोचेंगे कि तो बहुत ही अच्छा कानून है, इसका विरोध क्यों हो रहा है? इसका विरोध क्यों हो रहा है, उसके पीछे जो मसला है वो है MSP, ठीक है। MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसके पीछे का समस्या है। न्यूनतम समर्थन मूल्य एक मूल्य आयोग होता है जो FCI के अंतर्गत काम करता है, वह निर्धारित करता है, ठीक है, कि इस फसल को कम से कम हम इतने में खरीदेंगे, ठीक है। तो नियम यह होता है कि सरकार बोलती है कि ठीक है इस साल जो है 1500 रुपये में हम क्या करेंगे, धान खरीदेंगे, तो इससे कम में ये जो APMCs हैं उसको नहीं खरीद सकती हैं, यानी कि FCI उसको इससे कम में नहीं खरीद सकती है, ठीक है ना। ये तरीका होता है MSP निर्धारित करने का। अच्छा, अब यहाँ पर सवालिया निशान यहाँ पर भी लगता है कि अगर सरकार जब कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसको MSP कहा जाता है। सरकार ने कहा कि किसान भाई हम आपका जो ये फसल है वो MSP से नीचे नहीं खरीदेंगे, तो ये बताइए कि आप ये बिल लाए क्यों भाई? ये जो कॉन्ट्रैक्ट का विधेयक है क्यों लाए आप? इसकी क्या जरूरत थी?
ये इसलिए आप लाए क्योंकि आप अपने ऊपर से उस कर्तव्य को हटाना चाहते हैं, ठीक है ना। एक समिति का भी गठन किया गया था, उसने भी कहा था कि ये जो एमएसपी का लोड है ये सरकार को नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इससे नुकसान होता है। किस प्रकार नुकसान होता है? सरकार जो है 1500 रुपये कुंटल खरीदती है गेहूं, और उसको जो है जब उसको बांटना होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, तो उसको 2 रुपये 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से देना पड़ता है, तो लंबा चौड़ा नुकसान हो जाता है सरकार का। तो सरकार अपने उस नुकसान को बचाने के लिए वो सोच रही कि पूरा बवाले हटाओ, एकदम प्राइवेट आदमी के हाथ में दे दो, वो जैसा करना है उसको करेगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो रही है। अब अगर एमएसपी आपने निर्धारित कर ही दिया, क्या किसान क्या मांग कर, किसान कह रहे हैं कि आप हमारा एमएसपी पे नहीं खरीदेंगे। अरे एमएसपी खेल ही नहीं है, एमएसपी कोई खेल नहीं है, क्योंकि इसका एमएसपी कोई मतलब ही नहीं। मात्र 6% किसान है जो एमएसपी पर बेचने के लिए मंडी में पहुंचता है। सरकारी रिकॉर्ड है, जो है एनएसओ का डाटा है कि मात्र 6% टोटल जो किसान हैं वो जाते हैं एमएसपी पर अपने इस जो है फसल को बेचने के लिए। बाकी जो 94% हैं वो इधर उधर के बिचौलियों को बेच देते हैं, ठीक है ना। तो अब इस एमएसपी का तो कोई खेल ही नहीं है, मेन खेल तो यहां पे हो रहा है। लड़ाई जो है वो किसी और चीज की है, और ये एमएसपी के चक्कर में सब गोल गोल घूम रहा है। सरकार की प्रॉब्लम यह है कि सरकार अपने घाटे को कम करना चाहती है। ये कोई गलत बात नहीं, सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि उसका फायदा होगा तभी वो देश के लिए काम कर पाएगी। लेकिन अगर इस तरीके से आप पूरा सिस्टम अगर व्यापारियों के हाथ में चला जाता है तो ये समस्या का कारण बन सकता है, ठीक है। ये गेम चेंजर हो सकता है, लेकिन इसमें अगर यह सुधार कर दिया जाए कि कॉन्ट्रैक्ट में जो दूसरा पक्ष यानी कि किसान वाला पक्ष है उसको आप मजबूत कर दीजिए, कोई कानून बना दीजिए कि अगर कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ते हैं तो उनको ये सजा होगी, या उनकी कंपनी को बंद कर दिया जाएगा, या उसका हर्जाना उनको वापस में देना पड़ेगा। ये अगर संशोधन हो जाए बेहतरीन है। ये तीसरा आवश्यक वस्तु अधिनियम विधेयक को बिल्कुल से हटा दिया जाए, क्योंकि इससे भंडारण होगा, कालाबाजारी होगी, बेवजह का सामान महंगा हो जाएगा, जो वर्तमान में भी है। डिमांड भी नहीं है लेकिन सामान महंगे हैं, ठीक है, क्योंकि भंडारण की वजह से है। और ये तीसरे में जो एमएसपी का खेल है, अगर आप एमएसपी पर खरीदना ही चाहते हैं तो ये सब करने की आवश्यकता कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। होता है, समस्या ये है कि ये एफसीआई के जो अधिकारी होते हैं ये जानबूझ करके किसानों को परेशान करते हैं कि वो सामान को अपने यहाँ बेचने ही ना आए। अब उनको भंडारण भी करना है, गवर्नमेंट भी पूछेगी एफसीआई के अधिकारी से कि तुमने कितना खरीदा। वो कहेंगे कि जितना खरीदना, जितना हमारा भंडारण क्षमता हमने पूरा खरीद लिया। लेकिन वो किसान से नहीं खरीदते हैं, वो उन आढ़तियों से खरीद लेते हैं जो बिचौलिए हैं, और ला करके भंडारित कर देते हैं। तो किसान बेच दिया 10 रुपए में। इसको आप इस तरीके, समस्या को इस तरीके से समझिए कि जैसे मान लीजिए ये कह रहे हैं कि हम एमएसपी नहीं हटा रहे हैं, ठीक है। हम मान लिया कि एमएसपी आप नहीं हटा रहे, समस्या कैसे होती है ये देखिए। ये है एक एफसीआई जिसको ये खरीदना है, पूरा प्रक्रिया काम एफसीआई करती है, ठीक है। एक एमएसपी है कि जो है 2000 रुपये में हम खरीदेंगे, ठीक है ना। अब कोई किसान जाता है एफसीआई के पास में कि आप हमारा खरीद लीजिए और 2000 रुपये पर कुंटल के हिसाब से हमें दे दीजिए। एफसीआई वाला बोला कि हमारे पास भंडारण नहीं, आप निकलो कहीं और बेच लो, ठीक है ना। वो सीधे सीधे बोल देगा कि आपको हम जो है नहीं दे पाएंगे, हमको नहीं बेचना है, ठीक है। वो सॉरी, हमको खरीदना नहीं है, हमारे पास जगह नहीं है, या हमारे पास बोरे नहीं है, हमारे पास भंडारण क्षमता नहीं है, इसलिए होता है। अब होगा क्या कि ये जो किसान है ना, ये जाएगा उस बनिया के पास में जो खरीदता होगा। अब वो बनिया क्या बोलेगा कि ठीक है, आप मुझे 1000 रुपये में दे दीजिए। अब बनिया को 1000 रुपये में वो किसान अपना प्रति कुंटल धान बेच करके चला आता है। वर्तमान में जो है, आप इसको अगर किसान हैं या आसपास आपको कोई किसान है, इस बात को पता कर सकते हैं। वर्तमान में जो बनिया है वो धान का रेट यही दे रहे हैं 1000-1200 रुपये, और एमएसपी कितनी है 1700-1800 जो भी समथिंग हो, ओके, क्योंकि सरकार निर्धारित करती है, समय समय पर बदलता रहता है। अब ये 1000 रुपये में जब बनिया को बेच दिए, इसी बनिया से ये एफसीआई का जो अधिकारी है वो 1500 रुपये में खरीद लेगा। कितने में? 1500 रुपये में खरीद लेगा। 500 रुपये पर कुंटल का प्रॉफिट उसको हो गया बिना कुछ किए हुए। और जो किसान उसको पैदा कर रहा है उसका प्रॉफिट उतना नहीं हुआ जितना बैठे बैठे कुर्सी पर उस अधिकारी ने कमा लिया,
ठीक है ना। तो ये समस्या होती है। आप एमएसपी पर कह तो रहे हैं खरीद लेंगे, लेकिन इस समस्या को कैसे तोड़ेंगे आप, ये प्रॉब्लम है। तो अब सरकार कह रही है कि इन्हीं सारे बिचौलियों को खत्म करने के लिए हम कह रहे हैं। अरे ये बिचौलिए नहीं खत्म होंगे, क्योंकि ये बिचौलिए तब खत्म होंगे जब आप इस वाले को इतना एम्पावर्ड कर देंगे कि इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब इसमें आपने ढीला छोड़ दिया किसान अनुबंध विधेयक में, मामला ढीला होगा, किसान डरेगा कि हम कॉन्ट्रैक्ट का लेंगे, कल हमको पैसा नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, तो वो फिर से एमएसपी चिल्लाएगा और एमएसपी के खेल में फिर से वो फंस जाएगा। तो कुल मिलाकर के कोई फायदा ना सरकार का होगा ना किसान का होगा, ये बिचौलिए फिर से मजा काटते हुए चले जाएंगे। तो ये समस्याएं हैं जो कि लगातार बनी हुई हैं और इसीलिए ये आंदोलन चल रहा है। इस पर अगर आपको यह भी समझना है कि वर्तमान में क्या स्थिति है, सरकार क्या क्या बदलाव करने जा रही है, उसका प्रस्ताव क्या है और किसान किस मांग पर अड़े हुए हैं, इन पर भी अगर आप वीडियो चाहते हैं तो उस पर भी हम कर देंगे। लेकिन इसके लिए आपको कमेंट करना होगा, लाइक करना होगा और अपना प्रतिक्रिया दिखाना होगा कि हमको चाहिए दूसरा वाला, ठीक है। तो चलिए अब आप सवाल नोट कीजिए जिसका जवाब आपको देना है। सवाल ये है कि एमएसपी क्या है, एमएसपी क्या है और इसे कौन सी संस्था निर्धारित करती है। ठीक है ना। सवाल है आपका कि एमएसपी क्या है और इसे कौन सी संस्था निर्धारित करती है। 2 से 3 लाइन में आपका जवाब हो जाएगा, जिसको आप इजीली कमेंट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी है इसको लिखना। इसका जवाब आप लिख दीजिए और मैं देखूं किसका इफेक्टिव है। ठीक है, सब लोग समझ गए होंगे एमएसपी क्या है, लेकिन आपने कितना समझा, कितना आपके अंदर गया और प्रोसेस होकर के बाहर आया, वो आपके जवाब में दिखेगा। कमेंट कीजिए और जो बेहतरीन लिखेंगे उनके नाम के साथ उनकी उत्तर का हम चर्चा अगली क्लास में जरूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में किसी स्पेशल टॉपिक के साथ बात करेंगे। अगर आपको लगता है कि इसी पर एक और वीडियो होना चाहिए तो उस पर भी कर देंगे। बाकी सारी समस्या आपने समझ ली है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह तक।